स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए नया नियम लागू करने का फैसला किया है। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी ऐसे सामान्य खाते जिनमें न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती, उनमें अब महीने में 4 बार तक ही मुफ्त ऊपी निकासी की सुविधा मिलेगी। 5वीं बार ऊपी से पैसे निकालने पर 15 रुपये और उस पर लागू वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी देना होगा। यह नया नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि पार्टी 1937 में हुई कांग्रेस की बैठक में लिए गए फैसले का पालन करेगी। इसके तहत कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पहले 2 अंतरे गाए जाएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस के इस फैसले पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है। मोबाइल रिचार्ज आने वाले समय में एक बार फिर महंगे हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगले 3 से 4 महीनों में रिलायंस जियो और भारती एयरटेल अपने मोबाइल टैरिफ में करीब 12 से 15% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि अभी यह केवल बाजार का अनुमान है। दोनों कंपनियों की ओर से रिचार्ज महंगे करने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार का निधन हो गया है। सज्जन कुमार 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में सजा काट रहे थे। उन्हें इन दंगों से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया गया था और वह उम्र कैद की सजा काट रहे थे। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। देश में डॉक्टरों के लिए एक बड़ी व्यवस्था बदलने का प्रस्ताव सामने आया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने डॉक्टरों के लिए एक यूनिक आईडी की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत अगर किसी डॉक्टर का एक राज्य रजिस्टर में पंजीकरण हो जाता है तो उसे दूसरे राज्य में प्रैक्टिस करने के लिए दोबारा पंजीकरण या अलग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। मरीजों को डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड देखने की सुविधा भी मिल सकती है। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत किसानों को फसल ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी ऋण और अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण पर ब्याज में सहायता दी जाएगी। सरकार की योजना के तहत किसानों को करीब 3% ब्याज की दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त के पहले 15 दिनों में ही करीब 5200 भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजा जा चुका है। इनमें छात्र और अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले पेशेवर लोग भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि लगभग हर तीसरे सप्ताह एक डिपोर्टेशन फ्लाइट भारत पहुंच रही है। वहीं कनाडा में भी करीब 1500 भारतीय छात्रों पर डिपोर्टेशन का खतरा बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अब तक के बड़े आर्थिक प्रतिबंधों में से एक का ऐलान किया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी देश ईरान की मदद करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अमेरिका ने खास तौर पर ईरान से जुड़े तेल तस्करी नेटवर्क को निशाना बनाने की बात कही है। इस फैसले से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका है। अब हवाई यात्रियों के लिए भी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा जल्द शुरू हो सकती है। सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक ने जर्मनी की लुफ्थांसा एयरलाइन के साथ बड़ी डील की है। योजना के तहत साल 2029 तक करीब 850 विमानों में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने की तैयारी है। इसका मतलब है कि भविष्य में यात्री उड़ान के दौरान भी तेज इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे और ऑनलाइन काम या मनोरंजन कर सकेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए चल रही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। इस योजना में फिलहाल 8.2% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। योजना में ब्याज हर 3 महीने में खाते में जमा किया जाता है। व्यक्ति तय सीमा के अनुसार निवेश करता है तो उसे हर महीने औसतन करीब 20,500 रुपये की आय के बराबर ब्याज मिल सकता है। हालांकि ब्याज दर और निवेश सीमा नियमों के अनुसार लागू होगी। रेलवे अब माल ढुलाई से अपनी कमाई बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। रेलवे ने बंदरगाहों तक माल पहुंचाने वाली कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए करीब 3,300 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य बंदरगाहों और रेलवे नेटवर्कों के बीच संपर्क मजबूत करना है ताकि सामान को कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। इससे व्यापार और रेलवे की माल ढुलाई दोनों को फायदा मिलने की उम्मीद है। कार खरीदने वालों के लिए एक बार फिर कीमत बढ़ने वाली है। हुंडई मोटर इंडिया ने सितंबर 2026 से अपनी कारों की कीमतों में करीब 1% तक बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। कंपनी के मुताबिक इनपुट लागत यानी कार बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान और दूसरी लागत बढ़ने की वजह से कीमतों में यह बदलाव किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस साल हुंडई की तरफ से कीमतों में ये तीसरी बढ़ोतरी बताई जा रही है। अब उबर के जरिए ट्रेन टिकट बुक करना भी आसान हो गया है।
उबर ने अपने ऐप में ट्रेन टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी है, यानी यात्री उबर ऐप से ट्रेन की टिकट बुक करने के साथ अपनी बुकिंग का पीएनआर स्टेटस भी देख सकेंगे। इसके अलावा स्टेशन तक पहुंचने के लिए उबर की कैब भी बुक की जा सकेगी। इससे ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को एक ही ऐप में कई सुविधाएं मिलने का फायदा होगा। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली एनसीआर में छोटे मालवाहक वाहनों को लेकर बड़ा नियम आने वाला है। 1 जनवरी 2027 तक पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले छोटे मालवाहक वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने की तैयारी है। नए नियम के तहत ऐसे वाहनों की जगह केवल इलेक्ट्रिक छोटे मालवाहक वाहनों को मंजूरी देने की योजना है। भारत और चीन के बीच कूटनीतिक बातचीत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सितंबर में दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में हो सकता है। अगर शी जिनपिंग भारत आते हैं तो दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और आपसी संबंधों को लेकर बातचीत होने की संभावना है। त्योहारी सीजन से पहले चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने स्टॉक की सीमा को लेकर नया आदेश जारी किया है। नए नियम के तहत हर महीने 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी इस्तेमाल करने वाले डीलर अब 15 दिनों से ज्यादा का स्टॉक अपने पास नहीं रख सकेंगे। यह व्यवस्था 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी। इससे पहले डीलरों को 30 दिनों तक का स्टॉक रखने की अनुमति थी। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर लगे कुछ बैरिकेड और फेंसिंग हटाई गई है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब 2 दिन पहले पाकिस्तान ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगाए गए सुरक्षा बैरियर और पार्किंग पोल हटा दिए थे। देशों के बीच इस तरह की कार्रवाई को लेकर कूटनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि इस कदम के पीछे स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कारण भी बताए जा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण हालात बिगड़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हुई है, जबकि मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। प्रयागराज में कई इलाकों में करीब 5 फीट तक पानी भरने की खबर है, जिसके बाद करीब 2000 छात्रों ने हॉस्टल खाली कर दिए। उत्तराखंड में भी बारिश और भूस्खलन के कारण कई सड़कें बंद हैं और 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन पर राम मंदिर के प्रसाद के नाम पर कथित ठगी से जुड़ी कार्रवाई हुई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इस मामले में अमेजन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण की कार्रवाई के बाद संबंधित उत्पाद को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। मामला राम मंदिर के प्रसाद के नाम पर ग्राहकों को उत्पाद बेचने और उससे जुड़े दावों को लेकर सामने आया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपने पिता राजीव गांधी की जयंती पर वीरभूमि पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद रहे। हर साल 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती मनाई जाती है और इस दिन उन्हें देश भर में याद किया जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे को लेकर विवाद फिर चर्चा में है। बांग्लादेश ने कहा है कि 1996 में भारत के साथ हुआ गंगा जल समझौता दिसंबर 2026 में खत्म होने वाला है। बांग्लादेश अब नए समझौते में गारंटी की मांग करने की तैयारी में है। वहां की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया जाएगा। दोनों देशों के बीच इस समझौते को लेकर बातचीत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर अमेरिकी राजदूत के बयान पर पाकिस्तान ने नाराजगी जताई है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताया। इसके बाद पाकिस्तान ने इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह जम्मू कश्मीर को विवाद को लेकर अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे रुख के खिलाफ है। पाकिस्तान का कहना है कि इस विवाद का समाधान उसके पुराने दावे और रुख के अनुसार होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जनरेशन अल्फा यानी जेन अल्फा के प्रदर्शनों से निपटने के लिए सरकार नई व्यवस्था बनाने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के बजाय बातचीत पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। इसके लिए मौके पर युवा अधिकारियों को भेजने की योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरी व्यवस्था के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP तैयार कर रही है, ताकि प्रदर्शनों को बातचीत के जरिए नियंत्रित किया जा सके। रक्षाबंधन से पहले पटना के डाकघरों में राखी भेजने वालों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। राखी भेजने की सुविधा देने के लिए डाकघर के काउंटर रविवार को भी खुले रहेंगे। डाक विभाग ने राखी भेजने की अंतिम तारीख 22 अगस्त तय की है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति दूसरे शहर में रहने वाले भाई या बहन को राखी समय पर भेजना चाहता है तो उसे तय तारीख से पहले डाक सेवा का इस्तेमाल करना होगा।
मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सभी स्कूल और कॉलेज 22 अगस्त तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को अपडेट करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो रहा है। इसी बीच बिगड़ती क्रम में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सभी स्कूल और कॉलेज 22 अगस्त तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को अपडेट करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो रहा है। स्थिति को देखते हुए सरकार ने शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया है। आगे हालात के अनुसार स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली में घर खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए डीडीए की आवास योजना सामने आई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने नागरिक आवास योजना 2026 में करीब 1287 नए फ्लैट शामिल किए हैं। इन फ्लैटों के लिए बुकिंग 28 अगस्त से शुरू होने की जानकारी दी गई है। ऐसे में दिल्ली में अपना घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मौका हो सकता है। आवेदन से पहले योजना की पात्रता और शर्तें जरूर जांचनी होंगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी बैठक 23 अगस्त को होने वाली है। इस सम्मेलन में पुरानी पेंशन योजना और 8वें वेतन आयोग समेत कर्मचारियों की कई मांगों पर चर्चा होगी। कर्मचारियों की ओर से कोरोना काल में रोके गए भत्तों को फिर बहाल करने की मांग भी उठाई जाएगी। कर्मचारी संगठन इस सम्मेलन में अपनी मांगों को सरकार के सामने मजबूती से रखने की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी की टीमों ने करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी कर कई दस्तावेजों की जांच की और लगभग 14 घंटे तक कार्रवाई चली। इस कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा। झारखंड में छात्रों के आंदोलन को लेकर हेमंत सोरेन सरकार को 2 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा है कि उनकी सभी मांगे पूरी तरह मानी जाएं, नहीं तो वे दोबारा बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों का कहना है कि सरकार को उनकी मांगों पर जल्द फैसला लेना चाहिए। अब सरकार और छात्र संगठनों के बीच आगे की बातचीत और फैसले पर सबकी नजर बनी हुई है। महात्मा गांधी के विचारों को लेकर एक खास मुलाकात सामने आई है। महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी ने सामाजिक कार्यकर्ता अभिजीत दीपक से मुलाकात की। उन्होंने जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन की तारीफ करते हुए कहा कि युवाओं के इस आंदोलन में उन्हें महात्मा गांधी के सत्याग्रह की झलक दिखाई दी। इस मुलाकात के बाद आंदोलन और गांधी के सत्याग्रह के बीच समानता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश एटीएस यानी आतंकवाद निरोधक दस्ते ने मेरठ से एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद जफर के रूप में हुई है। जांच एजेंसी के मुताबिक उसका संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से बताया जा रहा है। आरोप है कि वो आतंकियों को ठहराने और उनके लिए आर्थिक मदद जुटाने की योजना बना रहा था। अब एटीएस उससे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है।